आप लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज आप लोग सबसे पहले मैं किसी चीज़ स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर जो मैंने लिखा है, अगर आपको अपने हक़ की कोई भी चीज़ चाहिए अपने हक़ के लिए, तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उस चीज़ को ऐसे करें जिससे आपकी वजह से हमारे दूसरे लोगों के ऐसे भी लोग जो जिनका कोई दोस्त नहीं है या फिर कुछ नहीं है, उनको कोई हार्म ना हो, या फिर आप उस तरीक़ों को एक वे में करिए, एक ऐसे पाथ में ले जाइए जिससे लोगों के अंदर डर ना होने, डर की जगह एक सोच का सोच आए कि हाँ, ये इंसान अच्छा काम कर रहा है और ये अपने हक़ की मांग कर रहा है, इसे मिलना चाहिए। तो एक डर की भावना मार के, बंदूक दिखा करके किसी को किसी चीज़ को लेना, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो उसी पे मैं आज एक वीडियो लाई हूँ। ये है प्रभाकरण के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। अभी कांग्रेस के एक नेता हैं तमिलनाडु में, उन्होंने बोला है कि प्रभाकरण अभी जिंदा है। अगर आपको पता होना चाहिए, प्रभाकरण एक ऐसा नाम जो एक समय पे अपनी शक्ति से, अपने पावर से ना केवल श्रीलंका, उसके आसपास श्रीलंका में तबाही मचा के रखे थे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चलते गया, उनका जो काम करने का जो तरीका था वो चेंज हुआ और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन उनकी जो सोच थी, उनकी जो डिमांड थी, वो मेरे अकॉर्डिंग तो सही थी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसलिए सही थी कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, और तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना कोई गलत चीज़ नहीं है। तो प्रभाकरण का जन्म जो है, मैं लिखी हूँ 26 नवंबर 1954 को जाफना में हुआ था। जाफना जो श्रीलंका का एक स्टेट है, जो कि बहुत ही सुंदर स्टेट है घूमने के पर्पज़ से, और काफ़ी जंगल है वहाँ पे। और उनकी डेथ जो हुई मई 2009 को उसकी डेथ हो गई थी। तो उस गोली लगने, सर में गोली लगने की वजह उसकी डेथ हो गई थी। तो गाइस, एक समय पे प्रभाकरण बहुत ही लाइमलाइट में था। ये ईयर है 1983 से लेकर के 2008-9 तक उसका खौफ बहुत ज़्यादा रहा। इतना ज़्यादा रहा है कि श्रीलंका गवर्नमेंट उसके सामने घुटने टेकने को मजबूर हुई थी। प्रभाकरण आखिर ऐसा क्यों किया उसने? देखिए गाइस, अगर श्रीलंका की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बौद्ध धर्म, जो कि सिन्हले, उनका लैंग्वेज है सिन्हले, वो वहाँ पे 80% है, 80-85% है, राइट। तमिल हिंदू वहाँ पे 11%-12% है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी है, तमिल हिंदू हो गए, तमिल मुस्लिम, तमिल ईसाई, तमिल हिंदू, तो उनको वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी में वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सिन्हले गवर्नमेंट बनती है, तो उनके अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटी है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भेदभाव, वो या तो पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे हो, एजुकेशन बेसिस पे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो ये जो प्रभाकरण है, शुरू से इस चीज़ को फेस किया था। वो जाफना, जहाँ पे तमिल हिंदू है और ये तमिल था, और इसने बचपन से देखा था कि उनके जो कम्युनिटी हैं, उनको कैसे फेस करना पड़ रहा है। वो हर चीज़ से रिलेटेड उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो उसको ये धीरे धीरे, वो जब बड़ा हुआ तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 1983 की बात है, जब वहाँ पे तमिल हिंदुओं पे, तमिलियन पे जो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ सरकार ने काम किया था। उनके घर बार तोड़ देना, उनको मारना, उनके बहुत सारी 1983 में दंगा फसाद हुआ था। और उस टाइम से प्रभाकरण जो है उसका बोल सकते हैं कि उदय हुआ। वैसे प्रभाकरण के जो फेवरेट हैं वो नेपोलियन सिकंदर है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है,
राइट। तो खैर उसने वो चीज़ को फेस किया, तो उसको गुस्सा आया उस श्रीलंकन गवर्नमेंट पे कि अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो हमको इतना क्यों चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, राइट। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो तमिलियन हिंदू जो हैं, तमिल जो माइनॉरिटी में हैं, उनको सेकंड पीपल के रूप में देखा गया है कि और उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये सब तो गलत है। तो उस चीज़ को देखते हुए उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक पार्टी बनाई और वो है लिबरेशन टाइगर तमिल एल्लम। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो चाहता था कि हमको एक नया राष्ट्र मिले, हमें श्रीलंका से अलग होना है और नया राष्ट्र मिले जहाँ पे हमें पूरी तरीके से आज़ादी हो, हम अपने ढंग से जिए, हम अपने तरीके से सोचें, हमें पूरा अलग राष्ट्र चाहिए। उसने ये मांग की। अब तमिल जो पीपल थे, तमिल माइनॉरिटी लोग थे, उनके पास दो ही रास्ता था, या तो वो प्रभाकरण का साथ दें या फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट का जुल्म सहें। तो लोगों ने प्रभाकरण का साथ दिया कि इनके साथ, ताकि हमको एक अलग राष्ट्र मिलेगा, वहाँ पे हमें हर चीज़ की फ्रीडम होगा, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी चीज़ का वो नहीं होगा। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई और वो है LTTE। तो इस पार्टी को शुरू में बहुत ज़्यादा शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ पार्टी को रहती है, हर पार्टी को, क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे श्रीलंका में बहुत सारी अलग पार्टियाँ होया करती थी। तो इस वजह से जो प्रभाकरण की जो पार्टी थी LTT, उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, उसको ज़्यादा उतना मनी नहीं मिली। उसी में क्या हुआ कि उसी के LTT के एक मेंबर थे, दिलीप करके थे, पूरा नाम उनका मुझे नहीं पता है, दिलीप कुछ थे, आप सर्च करना। उन्होंने बिना हिंसा, नॉन वायलेंस तरीका अपनाया और उन्होंने अनशन पे बैठ गए बिना खाए पिए। तो उस चीज़ को देखें तो इससे तमिल गवर्नमेंट अपने इंडिया जो तमिलनाडु के वहाँ पे बहुत उस चीज़ से उनको बहुत आहत पहुँचा, और उस वजह से उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु सरकार ने काफ़ी हेल्प किया। वो पैसे से रिलेटेड हो, हथियार से रिलेटेड हो, हर चीज़ से लेकर के उन्होंने हेल्प किया कि अच्छे से उस चीज़ को करना है। तो शुरू में तो सब चीज़ें ठीक था, कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ को फेस हुआ। तो शुरू में तो राजीव गांधी की सरकार थी, उस टाइम पे उनको काफ़ी प्रभाकरण को हेल्प दिया गया, काफ़ी मदद भी की गई। लेकिन और उसी टाइम पे श्रीलंका में एक बोलते हैं गृह युद्ध छिड़ गया था। तो श्रीलंकन सरकार जो अपने राजीव गांधी थे उनके साथ बातचीत की कि हमें अब शांति चाहिए, और सही बात है, शांति होना भी चाहिए। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने राजीव गांधी जब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे बात की। ये है 1987 या फिर कब की बात है, मुझे 1990 आई थिंक, ऐसे कुछ। तो बात की कि हमें सरकार चाहिए, वो काफ़ी वहाँ पे शांति हो और ये सारी। तो उन्होंने बात मान ली और बोला कि ठीक है, हमें शांति के जो श्रीलंका में शांति बनाए रखें। और प्रभाकरण जो थे उस टाइम पे उनको ये मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी राजीव गांधी उनको बुलाए और उनसे मिले और बोले कि आप एक काम कीजिए, आप अभी मतलब कि बंद करें लड़ाई झगड़ा और सरेंडर कर दें। उस टाइम पे तो प्रभाकरण ने कुछ नहीं बोला और बात भी मान गई। लेकिन देखा कि उसको पता नहीं कैसे पता चला कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को भारत सरकार जो है वो मदद कर रही है सब चीज़ से लेकर के। उसके बाद उसने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और फिर से वो लड़ाई में कूद पड़ा। और उस टाइम पे सरकार जो है चली गई थी, राजीव गांधी की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार चली गई थी और उस टाइम पे नई सरकार बन के आई थी। तो नई सरकार बन के आई थी, लेकिन जब वो देखा कि मैंने राजीव गांधी की बात नहीं मानी और उस सरकार तो थी नहीं, पावर भी नहीं था, अगर सरकार नहीं थी तो प्रभाकरण अपना काम करता रहा। लेकिन उसको डर था कि अगर फिर से सरकार आती है तो राजीव गांधी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रभाकरण ने एक जो बोलते हैं ना ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर, उसको भेज करके और राजीव गांधी की हत्या करवा दी। तो ये एक था प्रॉब्लम।
उसके अलावा प्रभाकरण का ये जो चीज़ें है वो चलती रही, वो कम नहीं हुई, चीज़ें चलते रहा। उसने अलग राष्ट्र मांगने की कोशिश उसकी चलते रही, जो कि लड़ाई 2005-6 तक चली। और उस धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जो मेन मेंबर थे वो ही अलग होते गए, कुछ की डेथ हो गई, कुछ अलग हो गए। तो इससे उसकी पार्टी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। और 2009 में बात है, उस टाइम पे उसको गोली लग करके उसको सर में गोली लगी और उसकी हत्या हो गई। तो प्रभाकरण का अगर मैं देखूँ रोल, तो उसका मकसद यही था कि उसको अलग राष्ट्र चाहिए। वो उस चीज़ से फेस कर चुका था, जो वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसके साथ जो भेदभाव हुआ था, वो हर बेसिस पे भेदभाव, उस चीज़ को खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी। और उस चीज़ की मांग की वजह से इतनी सारी चीज़ें उसने किया। बात उसने काम स्वरूप सही किया, लेकिन जिस तरीके से उसकी वजह से बहुत लोग ऐसे भी मरे जो कि नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को किस बेसिस पे लेके जाना चाहिए, वो एक तरीका उसका उतना सही था, बट उसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से उस चीज़ को करता तो शायद उसकी जो चीज़ें थी वो सक्सेस हो जाती। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए प्रभाकरण कौन था। प्रभाकरण तमिल अलग राष्ट्र की मांग के लिए उसने ये सारी चीज़ें की। प्रभाकरण जो जाफना का रहने वाला था, उसने इस चीज़ को फेस किया था और उसने ये सारी चीज़ें की। तो अभी बोल रहे हैं प्रभाकरण जिंदा है, ये किसी का दावा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन कौन है प्रभाकरण, ये आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।